नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो CGPSC प्री 2022 का एग्ज़ाम है जो 2023 में कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, उसके लिए हम हर सेगमेंट से एक एक वीडियो लाएंगे जो टॉपिक कंप्लीट करेगा। तो आज जो हमारा सेगमेंट है वो है प्राचीन भारत के इतिहास। उसमें से एक टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको बहुत बेसिक लेवल पे और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसको समझते हुए चलते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी भूमिका को समझते हैं। तो देखिए, आपने जनरली सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी ने की थी, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व की सूचना थी उसे सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने की थी, जिसे उन्होंने अपनी किताब में बाद में इसका उल्लेख भी किया था, है ना। तो इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर हो सकता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी ने की थी। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व की सूचना सर्वप्रथम किसने दी थी, तो देखिए इसका स्पष्ट उत्तर है कि सर्वप्रथम सूचना चार्ल्स मैसन ने दी थी, है ना। चलिए, ये जो सभ्यता थी यह 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान थी। देखिए, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। 25 ईस्वी पूर्व मतलब कि जो 2022 अभी चल रहा है और इसमें 2025, इन दोनों को जोड़ने से जो नया साल बनेगा अराउंड आपका 4500 साल पूर्व से इसमें विद्यमान रहा है। चलिए इसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम पड़ा है वो किस प्रकार से पड़ा है। देखिए, एक तो ये सिंधु नदी के किनारे इस पूरी सभ्यता का पालन पोषण हुआ है बोल सकते हैं, है ना। इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ने का मुख्य कारण यह था कि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की ही खोज हुई थी और यह उसका मुख्य केंद्र भी रहा है। तो इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया है। देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक ही सभ्यता है, बस इसके नाम दो अलग अलग हो गए हैं, है ना। चलिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार को भी समझते हैं, है ना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि उत्तर में है, उसका उत्तरी सीमा जिसे बोलते हैं वह है मांड, है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो दक्षिणतम सीमा है वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका उत्तरी सीमा है पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसका पश्चिमी सीमा है सूत का गंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना। यह इसका भौगोलिक विस्तार है। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, जिसे कालयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है या आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है ना। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा इतिहास जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस समय के ऐसे लिखित साक्ष्य जो लिखित साक्ष्य तो हैं पर अभी तक उसको पढ़ा ना गया हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। इसलिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो सेल खड़ी में लिपि मिली है उसे आज तक किसी ने डिकोड नहीं कर सका है, तो इसे अभी तक पढ़ा भी नहीं गया। इस कारण इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, है ना। चलिए, इसका उद्गम कब हुआ उसको भी समझते हैं। इसका उद्गम ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ, है ना। भारत के पश्चिम क्षेत्र कहने का मतलब है कि गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और वर्तमान पाकिस्तान, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजातियां रहती थी, है ना। देखिए, इंसानों की इसमें प्रजातियां रहती थी। एक थे भूमध्य सागरी, दूसरे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरे थे अल्पाइन, चौथे थे मंगोलॉइड, है ना। तो सर्वाधिक जो प्रजाति थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो थी भूमध्य सागरी प्रजातियाँ। चलिए,
अब एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो उसके प्रमुख स्थलों से बनते हैं, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी स्थिति देखिए, ये रावी नदी तट के बाएं तट पर है, जो कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। इसमें टीले दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा व्हीलर ने दी। देखिए, दुर्ग किसे कहते हैं? किसी स्थान के सबसे टॉप जो धरातल होता है ना, उच्चतम धरातल, उसे दुर्ग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में एक उच्चतम स्थल है जिसे माउंट एबी की संज्ञा दी है, और यह संज्ञा दी है व्हीलर ने, है ना। हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, जो अस्तित्व मिले हैं, वो क्या क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। देखिए, संग का बना बैल मिला है और स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मूर्ति मिली है। ठीक है। हड़प्पा नगर से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि स्वास्तिक चिन्ह किस नगर से मिला है, या किस हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता से या सिंधु घाटी स्थल से मिला है। तो उसका उत्तर होगा आपका हड़प्पा नगर। ठीक है, चलिए। दूसरा महत्वपूर्ण इसका स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा इसका खनन किया गया था। इसकी स्थिति सिंधु नदी तट पर वर्तमान पाकिस्तान में है। यह मुख्यतः कांसे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे सर्वाधिक कंकाल पाए जाने के कारण इसका नाम मृतकों का टीला पड़ गया है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। तो इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ सर्वाधिक कंकाल प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इसका नाम मृतकों का टीला पड़ा है। ठीक है, इसमें प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हैं? नाव का मॉडल मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अब इसके तीसरे स्थल की ओर चलते हैं। देखिए, चौहदड़ो 1934 में एम गोपाल द्वारा इसकी खोज की शुरुआत की थी, पर इसको आगे बढ़ाया था 1935 में अर्नेस्ट मैक ने। देखिए, ये भी सिंधु नदी तट पर है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इसकी विशेषता यह है कि यह एक औद्योगिक केंद्र रहा है अपने समय में, और इसमें जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। और भी बहुत से साक्ष्य हैं, पर इसमें उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसी को हम आगे कंसिडर करते हैं। चौथा स्थल है लोथल, जो 1955 में डॉक्टर SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी स्थिति वर्तमान भारत में अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी तट पर है ना। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, और प्राप्त साक्ष्य में नाव के मॉडल मिले हैं, है ना। राखीगढ़ी अगला स्थान है, अगला स्थल है अपना राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान हरियाणा के हिसार ज़िले में है, और यह भारत का सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना। देखिए, अगर प्रश्न ऐसा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि जो वर्तमान भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा राखीगढ़ी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, तो छठे स्थल की ओर चलते हैं। छठा स्थल है कालीबंगा। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, जो कि राजस्थान के घग्गर नदी तट पर है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, चलिए। सातवां स्थल है धौलावीरा, जिसकी खोज 1967 में JP जोशी द्वारा की गई थी। इसकी स्थिति कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला है, वहाँ है। और इसकी विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे स्टेडियम की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम मतलब खेल का मैदान, और इसके अलावा किसी भी दूसरे सिंधु घाटी सभ्यता पर इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, है ना। और 2021 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए, जो हड़प्पाई काली लिपि थी उसके बारे में समझते हैं।
तो जैसे देखिए इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में 52 लेटर्स माने गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 64 मूल चिन्ह थे, 64 इसके मूल चिन्ह थे। देखिए अभी जो है हमारे वो होते हैं वर्णात्मक, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, चित्रात्मक। इसको इंग्लिश में पिक्टाग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता यह थी इस लिपि की कि इसमें पहले दाएं से बाएं ओर लिखते थे, फिर अगली लाइन में बाईं से दाईं ओर लिखते थे, और यह प्रक्रिया निरंतर इसमें चलती रहती थी, ठीक है। इस लिपि में सबसे ज़्यादा यू आकार एवं मछली जैसे आकार का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन को समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन देखिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह मातृसत्तात्मक था। अभी देखिए पितृसत्तात्मक है, मतलब कि पिता के बाद उसके बेटे, बेटे के बाद उसके बेटे को क्या होता है कि उसकी संपत्ति का अधिकार मिलते जाता है ना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था, उसमें क्या था, मातृसत्तात्मकता था, मतलब कि माता की ओर से यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा करता था, ठीक है। और ये सूती कपड़े एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए राजनीतिक जीवन इनका कैसा था, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन का अभाव था। यह क्या करते थे, मुख्यतः वाणिज्य व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, उसी से ज़्यादा आकर्षित थे, ठीक है। चलिए इनका आर्थिक जीवन कैसा था, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह व्यापार से संबंधित ज़्यादा रखते थे, तो यह व्यापार एवं कृषि पर आधारित इनकी आर्थिक जीवन थी। देखिए कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सर्वप्रथम कपास की खेती समझ लीजिए या उसकी उत्पत्ति समझ लीजिए, सिंधु सभ्यता के लोगों की देन है ना। नाप तौल की इकाई के लिए 16 के अनुपात का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। देखिए इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, यह ईश्वर की पूजा करते थे या आस्तिक थे, है ना। ईश्वर को मानते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। लेकिन देखिए ईश्वर को मानने का इनका तरीका अलग था। यह मानव रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के स्वरूप में, हर प्रकार के स्वरूप में ईश्वर की आराधना पूजा करते थे। और यह भूत प्रेतों में, तंत्र मंत्र, टोना जादू में भी विश्वास रखा करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। ये बहुत बेसिक तरीके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और अगर आपको इसका PDF जो ये नोट चाहिए होगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाएगा इसको। आपके लिए क्वेश्चन है इसमें, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा ज़रूर। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।